विल्फोर परिवार की समाधि गृह। 2 दिन बाद लगभग सुबह 10 बजे विल्फोर के द्वार पर एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई और फोबुर्ग, सेंट ऑनोर तथा रू de la पेपिनियर की पूरी लंबाई तक फैली हुई अंतिम यात्रा की गाड़ियों और निजी रथों की लंबी पंक्ति को देखती रही। उन सब में एक विचित्र आकार की गाड़ी भी थी, जो मानो बहुत दूर से आई प्रतीत होती थी। वह काले रंग से पुती एक प्रकार की बैलगाड़ी थी, जो इस शोकपूर्ण अवसर के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में से थी। पूछताछ करने पर पता चला कि एक अजीब संयोग से उसी गाड़ी में सेंट मेराव का शव भी था। इसलिए जो लोग एक ही अंतिम संस्कार के लिए आए थे, वे अब 2 शवों के साथ चलने वाले थे। उनकी संख्या काफ़ी थी। सेंट मेराव के मार्किस, जो लुई 18वें और चार्ल्स 10वें के दरबारों के सबसे उत्साही और निष्ठावान गणमान्यों में से एक थे, अपने पीछे अनेक मित्र छोड़ गए थे। और वे सब साथ ही विल्फोर से सामाजिक परिचय रखने वाले लोग मिलकर एक विशाल जनसमूह बना रहे थे। तुरंत अधिकारियों को सूचित किया गया और यह निश्चय हुआ कि दोनों शव यात्राएं एक साथ निकाली जा सकती हैं। पहली के समान ही शोक सज्जा से अलंकृत दूसरी अर्थी विल्फोर के द्वार पर लाई गई और ताबूत को उस बैलगाड़ी से निकालकर इस अंतिम यात्रा की गाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें वह आया था। दोनों शवों को पेरे लाशेज कब्रिस्तान में दफनाया जाना था, जहां विल्फोर ने बहुत पहले अपने पूरे परिवार के लिए नियत समाधि गृह का उद्घाटन किया था। वहां पहले ही दुर्भाग्यपूर्ण रेने का शरीर विश्राम पा चुका था और 10 वर्ष बाद उसके माता और पिता के शरीर भी वहीं आ मिलते। पेरिस, जो सदैव किसी अंतिम यात्रा के दृश्य को जिज्ञासा और आकर्षण से देखता है, इस भव्य जुलूस को गंभीर मौन में निहार रहा था, जो पुरानी अभिजात परंपरा के उन 2 नामों को उनके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जा रहा था, जो अपने पारंपरिक आत्मा, व्यवहार की विश्वसनीयता और सिद्धांतों के प्रति हठी निष्ठा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बोशां, अल्बेर और शातो रेनो एक ही शोक रथ में बैठे इस लगभग आकस्मिक मृत्यु पर चर्चा कर रहे थे। मैंने सेंट मिराव को पिछले वर्ष ही मार्सेय में देखा था, शातो रेनो ने कहा, जब मैं अल्जीरिया से लौट रहा था। वह ऐसी स्त्री थीं जिन्हें उनके उत्कृष्ट स्वास्थ्य, सुदृढ़ बुद्धि और अविचल ऊर्जा के कारण 100 वर्ष तक जीवित रहना नियत था। उनकी आयु कितनी थी? 66, अल्बेर ने उत्तर दिया। कम से कम फ्रांस मुझे यही आश्वासन देता है। पर उनकी मृत्यु वृद्धावस्था से नहीं हुई, बल्कि मार्किस की मृत्यु के शोक से। प्रतीत होता है कि उनके निधन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और वे फिर कभी सचेत नहीं हो सकी। फिर भी उनकी मृत्यु किससे हुई? बोशा ने पूछा। कहाँ जाता है, लकवे से या मस्तिष्काघात से? दोनों एक ही बात है ना? लगभग। मस्तिष्काघात, बोशा ने कहा, यह मानना कठिन है। मैंने भी सेंट मेराव को 2 एक बार देखा था। वह छोटी कद की, क्षीण काया वाली और रक्त प्रधान स्वभाव से अधिक स्नायविक प्रकृति की थीं। ऐसे स्वभाव में शोक से मस्तिष्काघात होना अत्यंत दुर्लभ है। जो भी हो, अल्बेर ने कहा, चाहे रोग हो या वैद्य, जिसने उन्हें मार डाला, इसका अर्थ यह है स्कलदान है कि विल्फोर या यूं कहें वेलांतिन या फिर हमारे मित्र फ्रांज एक शानदार उत्तराधिकार का आनंद ले सकेंगे। 80,000 लिव्र की वार्षिक आय, है ना? और इतना ही नहीं, जब वह वृद्ध जैकोबिन नोर्तिये मरेगा, तो यह लगभग दुगुनी हो जाएगी। वह तो बड़ा जिद्दी बूढ़ा पक्षी है, बोशान ने कहा। दृढ़ संकल्प वाला पुरुष। मुझे तो विश्वास है कि उसने मृत्यु से शर्त लगा रखी है कि वह अपने सभी उत्तराधिकारियों को स्वयं दफनाएगा और ईश्वर की कसम, वह ऐसा कर भी जाएगा। वही तो 93 का पुराना कॉन्वेंशन है, जिसने नेपोलियन से कहा था, आप गिरने वाले हैं क्योंकि आपका साम्राज्य अपनी ही वृद्धि से थक चुका एक नवांकुर है। गणतंत्र को अपना मार्गदर्शक बनाइए, एक उत्तम संविधान के साथ फिर रणभूमि में लौटिए और मैं आपको 5 लाख सैनिक, एक और मरेनगो और दूसरा ऑस्ट्रलिट्ज देने का वचन देता हूं। विचार कभी मरते नहीं महाराज।
वे कुछ समय के लिए सो सकते हैं, पर जागते पहले से अधिक शक्तिशाली होकर हैं। प्रतीत होता है कि उसके लिए मनुष्य भी विचारों के समान हैं, अल्बेर ने कहा। मुझे केवल एक बात की चिंता है, फ्रांज दैपिने का अपने भावी पितामह से कैसे निभेगा, जो फ्रांज की पत्नी के बिना रह ही नहीं सकता। वैसे फ्रांज है कहाँ? अग्रिम रथ में विलफोर के साथ, जो उसे पहले ही परिवार का सदस्य मानने लगा है। लगभग इसी प्रकार की बातचीत अंतिम यात्रा के प्रत्येक रथ में हो रही थी। लोग इन दोनों मृत्युओं पर, जो इतनी आकस्मिक और इतनी समीप घटित हुई थीं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। पर किसी को भी उस भयानक रहस्य का संदेह न था, जिसे दावृणी ने अपनी मध्यरात्रि की सैर में विलफोर पर प्रकट किया था। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचे। मौसम शांत था, किंतु आकाश में मेघाच्छन्न उस उदास समारोह के लिए सर्वथा उपयुक्त, जिसे संपन्न करने वे आए थे। परिवार की समाधिगृह की ओर जाते समूहों में शातो रेनो ने मोरेल को पहचाना, जो अकेला एक किराए की गाड़ी से आया था। वह युव वृक्षों से घिरे संकरे पथ पर स्वयं ही अत्यंत पीला और मौन चलता जा रहा था। तुम यहां? शातो रेनो ने कप्तान की भुजा में अपनी भुजा डालते हुए कहा। तो क्या तुम विल्फोर को जानते हो? और यदि ऐसा है, तो मैंने तुम्हें उसके घर कभी क्यों नहीं देखा? मैं विल्फोर को नहीं जानता, पर मैं सेंट मेरा को जानता था, मुरेल ने कहा। उसी क्षण अल्बेर फ्रांस को साथ लिए उनके पास आ गया। यह परिचय कराने की अच्छी जगह नहीं है, अल्बेर ने कहा, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? हम अंधविश्वासी तो नहीं हैं। मुरेल, मुझे फ्रांज दैपिने से तुम्हारा परिचय कराने दो। एक उत्कृष्ट यात्रा साथी, जिसके साथ मैंने इटली की यात्रा की थी। प्रिय फ्रांस, यह मैक्सिमिलियन मुरेल हैं, एक उत्तम मित्र, जिसे मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में पाया है और जिसका नाम तुम हर बार सुनोगे जब भी मैं हृदय, आत्मा और सुखद संगति की बात करूंगा। मोरेल एक क्षण के लिए झिझक गया। उसने सोचा, क्या यह घोर कपट ना होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को लगभग मित्रवत अभिवादन दे, जिसके हितों को वह गुप्त रूप से क्षति पहुंचा रहा था? पर उसे अपनी शपथ और इस अवसर की गंभीरता स्मरण आई, और उसने अपने चेहरे पर कुछ भी प्रकट न होने देने का प्रयत्न किया। उसने स्वयं को संयत किया और झुककर अभिवादन किया। विलफोर की पुत्री बहुत दुखी प्रतीत होती है, देब्राई ने फ्रांज से कहा। हाँ, फ्रांज ने उत्तर दिया। इतनी अधिक कि उसका शोक समझ से परे है। आज प्रातः वह इतनी व्याकुल थीं कि मैं उन्हें पहचान ही न सका। ये साधारण प्रतीत होने वाले शब्द मुरेल का हृदय भेद गए। क्या इस व्यक्ति ने वेलांतिन को देखा था? क्या उसने उससे बात की थी? उस उत्सुक युवा अधिकारी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने की इच्छा का प्रतिरोध करने के लिए अपनी समस्त शक्ति लगानी पड़ी। इसके स्थान पर उसने शातोरेनो का हाथ थाम लिया और उसे शीघ्रता से उस समाधिगृह की ओर ले गया, जिसके सामने अभी अभी शववाहकों ने दोनों ताबूत रखे थे। सुंदर निवास, बोशा ने समाधि को देखते हुए कहा। ग्रीष्म महल, शीत महल, अंततः तुम स्वयं भी यहीं निवास करोगे, प्रिय दैपने, क्योंकि शीघ्र ही तुम परिवार के सदस्य होने वाले हो। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो दार्शनिक हूं। मुझे वृक्षों के नीचे कहीं दूर एक छोटा सा ग्रामीण घर, एक कुटिया अधिक प्रिय होगी, जहां मेरे दुर्भाग्यपूर्ण शव पर तराशे हुए पत्थरों का भार कम हो। जब मैं मरूंगा, तो अपने मृत्युशैया के पास खड़े लोगों से वही कहूंगा जो वोल्टेयर ने पिरों को लिखा था, मैं गांव जा रहा हूं, और बस। धत्ते रे की, फ्रांज, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी पत्नी एक उत्तराधिकारिणी है। मुझे कहना पड़ेगा, बोशा, फ्रांज ने कहा। तुम असह्य हो। राजनीति ने तुम्हें हर बात पर हंसने का अभ्यस्त बना दिया है, और जो लोग राज्य कार्य चलाते हैं, वे प्रायः किसी बात पर विश्वास नहीं करते। पर मैं तुमसे निवेदन करूंगा, बोशा, जब तुम्हें साधारण मनुष्यों की संगति में रहने का सौभाग्य मिले और एक क्षण के लिए
राजनीति से बाहर हो, तो कृपया वह हृदय भी साथ ले आया करो, जिसे तुम निचले और ऊपरी सदन के वस्त्रागार में छोड़ आते हो। ईश्वर की कसम, बोशा ने कहा, जीवन और है ही क्या? मृत्यु के प्रकोष्ठ में एक ठहराव मात्र। बोशा मेरी नसों पर चढ़ रहा है, अल्बेर ने फ्रांस के साथ 4 कदम पीछे हटते हुए कहा, और बोशा को देब्रय के साथ अपना दार्शनिक विवाद जारी रखने के लिए छोड़ दिया। विल्फोर परिवार का समाधिगृह श्वेत पत्थरों का एक चौकोर ढांचा था, जो लगभग 20 फुट की ऊंचाई तक उठा हुआ था। भीतर एक आंतरिक दीवार सेंट मेरां और विल्फोर परिवारों को 2 भागों में विभाजित करती थी। प्रत्येक का अपना अलग प्रवेश द्वार था। अंदर अन्य कब्रों की भांति वे साधारण खानों की पंक्तियां नहीं थीं, जो एक के ऊपर एक बनाकर मृतकों को अर्थपूर्ण ढंग से ठूंसने और प्रत्येक पर पट्टिका लगाने की सुविधा देती हैं। कांस्य द्वार से भीतर झांकने पर आरंभ में केवल एक कठोर अंधकारमय प्रकोष्ठ दिखाई देता था, जो वास्तविक समाधि से एक दीवार द्वारा पृथक था। इसी दीवार के मध्य वे दोनों द्वार बने थे, जिनसे विल्फोर और सेंट मेराम परिवारों के समाधि कक्षों में प्रवेश होता था। यहाँ शोक को पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती थी। समाधि पर आने वाले आगंतुक की मौन मनन भावना या अश्रुपूर्ण प्रार्थना उन हंसी ठिठोली गीतों या चंचल विहारों से विचलित नहीं होती थी, जिनसे प्रसन्न चित्त पथिक पेरेलाशेज की यात्रा को कभी पिकनिक तो कभी प्रेम भेंट बना देते हैं। दोनों ताबूत दाहिनी ओर के कक्ष में ले जाए गए, जो सेंट मेराम परिवार का था। उन्हें उन पट्टों पर रख दिया गया, जो पूर्व से ही इन नश्वर अवशेषों को ग्रहण करने के लिए तैयार किए गए थे। केवल विल्फोर, फ्रांस और कुछ निकट संबंधी ही उस पवित्र स्थल में प्रविष्ट हुए। धार्मिक अनुष्ठान द्वार पर ही संपन्न हो चुका था और कोई भाषण दिया जाना न था, इसलिए शोकाकुल जन तुरंत बिखर गए। शातोरेनो, अल्बेर और मोरेल एक दिशा में चले गए, देब्रय और बोशां दूसरी ओर। फ्रांस कब्रिस्तान के द्वार पर विल्फोर के साथ रुक गया। मोरेल किसी बहाने प्रथम ही अवसर पर ठहर गया और उसने उन दोनों को एक शोक रथ में जाते देखा। यह एकांत वार्ता उसे अशुभ प्रतीत हुई। फिर वह पेरिस लौट आया, और यद्यपि वह उसी रथ में था जिसमें शातोरेनो और अल्बेर बैठे थे, उसने उन दोनों युवकों की एक भी बात न सुनी। वास्तव में जब फ्रांस विल्फोर से विदा लेने ही वाला था, तब विल्फोर ने उससे पूछा था, बताइए बैरन, मैं आपको फिर कब देखूंगा? जब आप चाहें, फ्रांस ने उत्तर दिया, यथाशीघ्र। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। क्या आप चाहते हैं कि हम साथ लौटें? यदि इससे आपको असुविधा न हो। कदापि नहीं। इसी कारण भाभी ससुर और भाभी जामाता एक ही रथ में बैठ गए, और मोरेल ने उन्हें जाते देखा तो उसका विचलित होना स्वाभाविक था। इस प्रकार विल्फोर और फ्रांस साथ साथ फोबुर्ग सेंट ओएनोर लौटे। राजकीय अभियुक्ता बिना किसी से मिले या अपनी पत्नी और पुत्री से बात किए उस युवक को अपने अध्ययन कक्ष में ले गया और उसे एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए बोला, देपिने, मुझे आपको स्मरण दिलाना चाहिए, और यह क्षण उतना अनुपयुक्त नहीं है जितना प्रतीत होता है, क्योंकि मृतकों के प्रति आज्ञा पालन ही वह प्रथम अर्पण है जो उनकी समाधि पर रखा जाना चाहिए। मुझे आपको उस इच्छा की याद दिलानी है जो सेंट मेरान ने 2 दिन पहले अपने मृत्युशैया पर व्यक्त की थी, अर्थात वेलांतिन का विवाह विलंबित न किया जाए। आप जानते हैं कि दिवंगत के सभी कार्य पूर्ण व्यवस्था में हैं, और उनकी वसीयत सेंट मेरान की संपूर्ण संपत्ति वेलांतिन को प्रदान करती है। नोटरी ने कल मुझे वे दस्तावेज दिखाए थे जिनसे हम विवाह समझौते का अंतिम प्रारूप तैयार कर सकते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं और मेरे नाम से वे कागज देख सकते हैं। उनका नाम देशाम है, प्लास बोवो, फोबूर सेंट नोर। विल्फोर, देपिने ने उत्तर दिया, यह क्षण वेलांतिन के लिए, जो शोक और विलाप में डूबी हुई है, विवाह के विषय में सोचने का उपयुक्त समय नहीं प्रतीत होता। वास्तव में मुझे भय है कि विल्फोर ने उसे बीच में ही रोक दिया। वेलांतिन,
उसने कहा, अपनी दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने से अधिक कोई तत्काल अभिलाषा नहीं रखेगी। उस ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यदि ऐसा है, फ्रांज ने कहा, तो मेरी ओर से भी कोई आपत्ति नहीं। मैंने अपना वचन दिया है और मैं उसे केवल प्रसन्नता से ही नहीं, बल्कि आनंदपूर्वक निभाऊंगा। तो फिर हमें रोकने वाली कोई बात नहीं। इस समझौते पर 3 दिन पहले ही हस्ताक्षर हो जाने थे, अतः यह पूर्ण रूप से तैयार मिल जाएगा। हम आज ही इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पर शोक अवधि का क्या होगा? फ्रांज ने पूछा। चिंता न करें, विल्फोर ने कहा। आप इस घर में परंपरा की अवहेलना नहीं पाएंगे। वेलांतिन 3 महीने के लिए सेंट मेराव स्थित अपनी संपत्ति में जा सकती है। मैं अपनी कहता हूं, क्योंकि अब वह उसी की है। वहां, यदि आप चाहें, तो 1 सप्ताह में शांतिपूर्वक और अत्यल्प औपचारिकता के साथ हम नागरिक विवाह संपन्न कर सकते हैं। यह सेंट मेराव की ही इच्छा थी कि उनकी पौत्री का विवाह उसी संपत्ति पर हो। विवाह संपन्न होने के बाद आप पेरिस लौट सकते हैं और आपकी पत्नी शोक अवधि अपनी सौतेली माता के साथ बिताएगी। जैसा आप चाहें, फ्रांज ने कहा। तो फिर, विल्फोर आगे बोला, कृपया आधा घंटा प्रतीक्षा करें। वेलांतिन बैठक कक्ष में आ जाएगी। मैं देशाओं को बुलवा भेजता हूं। हम यही कागज पढ़कर हस्ताक्षर कर लेंगे और आज संध्या विल्फोर की पत्नी वेलांतिन को उसकी संपत्ति पर ले जाएगी, जहां 1 सप्ताह बाद हम भी पहुंच जाएंगे। मुझे आपसे केवल एक बात कहनी है, फ्रांज ने कहा। क्या? मैं चाहता हूं कि अल्बेर द मोरसेर और राउल द शातोरेनो इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं, वे मेरे साक्षी हैं। उन्हें सूचित करने के लिए आधा घंटा पर्याप्त है। क्या आप स्वयं उन्हें लेने जाना चाहेंगे या मैं उन्हें बुलवा भेजूं? मैं स्वयं जाना अधिक उचित समझूंगा। तो आधे घंटे में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बैरन, और आधे घंटे में वेलांतिन भी तैयार होंगी। फ्रांज ने झुककर अभिवादन किया और कक्ष से निकल गया। जैसे ही उसके पीछे सड़क का द्वार बंद हुआ, विल्फोर ने एक सेवक को भेजकर वेलांतिन से कहलवाया कि वह आधे घंटे में बैठक कक्ष में आ जाए, क्योंकि नोटरी और दीपिने के साक्षियों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस अप्रत्याशित समाचार से घर में भारी हलचल मच गई। विल्फोर की पत्नी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और वेलांतिन मानो वज्राघात से स्तब्ध हो गई। वह व्याकुल दृष्टि से चारों ओर देखने लगी, मानो किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही हो जिससे सहायता की याचना कर सके। उसने अपने दादा को खोजने नीचे जाने का प्रयत्न किया, पर सीढ़ियों पर ही उसकी भेंट विल्फोर से हो गई, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बैठक कक्ष में ले गया। प्रकोष्ठ में से गुजरते हुए उसने बारुआ को देखा और उस वृद्ध सेवक की ओर निराशा से भरी दृष्टि डाली। वेलांतिन के कुछ ही क्षण बाद विल्फोर की पत्नी छोटे एडवार को साथ लिए बैठक कक्ष में प्रविष्ट हुई। स्पष्ट था कि पारिवारिक दुर्भाग्यों ने उस स्त्री को प्रभावित किया था। वह पीली पड़ गई थी और अत्यंत थकी हुई प्रतीत होती थी। वह बैठ गई और एडवार को अपनी गोद में ले लिया। बीच बीच में उसे आकुलता से अपने वक्ष से भींच लेती। वह बालक मानो उसके संपूर्ण जीवन का केंद्र बन गया था। शीघ्र ही आंगन में 2 गाड़ियों के प्रवेश का शब्द सुनाई दिया। एक नोटरी की थी, दूसरी फ्रांस और उसके मित्रों की। क्षण भर में सब लोग बैठक कक्ष में एकत्र हो गए। वेलांतिन इतनी पीली थी कि उसके कनपटियों से निकलती नीली नसें आंखों के चारों ओर उभरती और गालों की लंबाई तक जाती दिखाई देती थीं। फ्रांस भी तीव्र भावनाओं से अभिभूत था। जहां तक शातोरेनो और अल्बेर का प्रश्न था, वे विस्मय से एक दूसरे को देख रहे थे। जो समारोह अब भी समाप्त हुआ था, वह उन्हें उस समारोह से अधिक शोकपूर्ण नहीं लगा जो आरंभ होने वाला था। विल्फोर की पत्नी मखमली पर्दे की छाया में थी और चूंकि वह निरंतर अपने पुत्र पर झुकी हुई थी, उसके मन में क्या चल रहा है यह समझना कठिन था। विल्फोर सदैव की भांति निर्विकार था। नोटरी ने वकीलों की अभ्यस्त सावधानी के साथ
कागजों को फैलाया, अपनी कुर्सी पर बैठा, चश्मा ठीक किया और फिर फ्रांस की ओर मुड़ा। क्या आप फ्रांस द क्वेस्नेल, बैरन देपिने हैं? उसने पूछा, यद्यपि उत्तर से भली भांति परिचित था। हाँ, फ्रांस ने उत्तर दिया। नोटरी ने झुककर अभिवादन किया। मुझे आपको सूचित करना है, उसने कहा, जैसा कि विलाफोर के कहने पर मुझे करना है, कि आपका प्रस्तावित विवाह वेलांतिन से होने के कारण नोर्तिये की वसीयत की शर्तें उनकी पौत्री के संबंध में परिवर्तित हो गई हैं और वे वह संपूर्ण संपत्ति वापस ले रहे हैं जिसे वे उसे देने वाले थे। मैं तत्काल यह भी जोड़ दूं, नोटरी आगे बोला, कि वसीयतकर्ता को अपनी संपत्ति के केवल एक भाग को ही अलग करने का अधिकार है और चूंकि उन्होंने उसे पूर्णतः वापस ले लिया है, इस वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जहां इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, विल्फोर ने कहा, यद्यपि मुझे पहले ही दैपिने को चेतावनी देनी चाहिए कि मेरे जीवन काल में मेरे पिता की वसीयत को चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेरा पद मुझे किसी प्रकार के कलंक की छाया भी सहन करने की अनुमति नहीं देता। विल्फोर, फ्रांज ने कहा, मुझे खेद है कि ऐसा प्रश्न वेलांतिन के समक्ष उठाना आवश्यक समझा गया। मैंने कभी उसकी संपत्ति की मात्रा जानने का प्रयास नहीं किया, जो घट जाने पर भी मेरी संपत्ति से कहीं अधिक रहेगी। मेरे परिवार ने इस विवाह में पद की खोज की थी और मैं इसमें सुख की खोज कर रहा हूं। वेलांतिन ने कृतज्ञता का अत्यंत सूक्ष्म संकेत किया, जबकि दो मौन अश्रु उसकी आंखों से ढुलक पड़े। किसी भी दशा में, विल्फोर ने अपने भावी जामाता से कहा, आपकी अपेक्षाओं के इस भाग की हानि के अतिरिक्त इस अप्रत्याशित वसीयत में ऐसा कुछ नहीं जो आपके प्रतिकूल हो। इसे नोर्तिये की मानसिक दुर्बलता से समझाया जा सकता है। मेरे पिता को यह अप्रिय नहीं कि वेलांतिन आपसे विवाह कर रही है, बल्कि यह कि वह विवाह ही कर रही है। उसका किसी अन्य पुरुष से विवाह भी उन्हें उतना ही अप्रिय होता। वृद्धावस्था स्वार्थी होती है और वेलांतिन नोर्तिये की जिस प्रकार समर्पित संगिनी रही है, वैसी अब बैरोनेस दैपिने नहीं रह सकती। मेरे पिता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि लोग गंभीर विषयों पर उनसे कम ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि की दुर्बलता उन्हें ऐसी वार्ताओं का अनुसरण करने नहीं देती। मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय, जब उन्हें झांत है कि उनकी पौत्री विवाह करने जा रही है, नोर्तिये उस व्यक्ति का नाम भी भूल चुके होंगे जो उनका पौत्र जामाता बनने वाला है। विल्फोर ने अभी ये शब्द कहे ही थे और फ्रांज ने उत्तर में झुककर अभिवादन ही किया था कि कक्ष का द्वार खुला और बारोआ प्रकट हुआ। महाशयों, उसने कहा, और ऐसी गंभीर घड़ी में अपने स्वामियों से बोलते हुए भी उसकी वाणी असामान्य रूप से दृढ़ थी। नोर्तिये दे विल्फोर तत्काल फ्रांस द क्वेस्नेल, बैरन देपिने से बात करना चाहते हैं। नोटरी की भांति, और ताकि कोई भ्रम न रहे, उसने वर का पूरा नाम और पदवी उच्चारित की। विल्फोर चौंक उठा। विल्फोर की पत्नी की गोद से उसका पुत्र फिसल गया और वेलांतिन मूर्ति की भांति पीली और मौन खड़ी हो गई। अल्बेर और शातोरेनो ने एक दूसरे की ओर दूसरी बार दृष्टि डाली, जो पहली से भी अधिक विस्मयपूर्ण थी। नोटरी ने विल्फोर की ओर देखा। असंभव, राजकीय अभियोक्ता ने कहा, और फिर भी इस समय देपिने बैठक कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। ठीक इसी समय मेरे स्वामी नोर्तिये महत्वपूर्ण विषयों पर फ्रांज दैपिने से बात करना चाहते हैं, बारोआ ने समान दृढ़ता से कहा। क्या दादाजी नोर्तिये अब बोलते भी हैं? एडवार ने अपनी सामान्य दृष्टता से पूछा, पर इस पर विल्फोर की पत्नी हंसी तक नहीं। सब इतने व्यस्त और अवसर इतना गंभीर था। नोर्तिये से कहो कि उनका कहना मानना असंभव है, विल्फोर ने आगे कहा। तो नोर्तिये इन महाशयों को सूचित कराना चाहते हैं कि वे स्वयं बैठक कक्ष में लाए जाने का आदेश देंगे, बारोआ ने उत्तर दिया। विस्मय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। विल्फोर की पत्नी के चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कान उभरी। वेलांतिन ने मानो अनायास ही कृतज्ञता से
आकाश की ओर दृष्टि उठाई। वेलांतिन, विल्फोर ने कहा, जाकर देखो तो सही कि तुम्हारे दादा की यह नई सनक क्या है। वह शीघ्रता से द्वार की ओर बढ़ी, पर विल्फोर ने तत्काल विचार बदलकर कहा, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्षमा कीजिए, फ्रांज ने अपनी ओर से कहा। मुझे प्रतीत होता है कि चूंकि नोर्तिये मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा का पालन करना सर्वप्रथम मेरा ही कर्तव्य है। और फिर मैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने में प्रसन्न ही होऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। अरे, रहने भी दीजिए, विल्फोर ने स्पष्ट असहजता से कहा। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। क्षमा कीजिए, फ्रांज ने दृढ़ निश्चय के स्वर में कहा। मैं यह अवसर खोना नहीं चाहूंगा, जिससे मैं नोर्तिये को यह सिद्ध कर सकूं कि वे यदि मेरे प्रति कोई वैर रखते हैं, तो वह कितना अनुचित है, और उसका कारण चाहे जो हो, मैं अपने गहन समर्पण से उसे दूर करने का निश्चय कर चुका हूं। विल्फोर को और रोकने का अवसर दिए बिना फ्रांज उठ खड़ा हुआ और वेलांतिन के पीछे चल पड़ा, जो पहले ही सीढ़ियां उतर रही थी, उस डूबते हुए व्यक्ति के समान जिसे सहसा किसी शिला का सहारा मिल गया हो। विल्फोर भी उनके पीछे पीछे गया। शातोरेनो और मोरसेर ने तीसरी बार एक दूसरे की ओर देखा, और यह दृष्टि पहले दोनों से भी अधिक विस्मित थी।